नमस्कार विद्यार्थियों। लास्ट वीडियो में हमने ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे कि कौन कौन सी गैसेज हैं जो ग्रीन हाउस या फिर इसको अपन बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, इसके लिए उत्तरदायी हैं। तो उनमें हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं, आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा कि सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस के लिए या जिसको बोलेंगे अपन ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। वार्मिंग के लिए तो आपको ध्यान रखना है, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझा रखा है कि पृथ्वी के चारों तरफ गैस का वातावरण बन जाता है, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की सतह पर आ तो जाता है लेकिन पृथ्वी की सतह से बाहर नहीं लौट पाता है। इस वजह से पृथ्वी के तापमान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ओके, तो उसमें कौन सी गैस है जो सबसे अधिक ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट शो करती हैं या ग्लोबल वार्मिंग करती है? उसमें सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो 60% करती है, 60%। उसके बाद है मीथेन गैस है, या फिर इसको बोल सकते हैं मेथेन, मेथेन गैस है। और उसके बाद में है CFC। CFC का मतलब क्या है? क्लोरो फ्लोरो क्लोरो फ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको अपन फ्रियंस भी कहते हैं। और लास्ट में जो है कुछ अन्य गैसें हैं, जल वाष्प हो, कुछ भी हो, वो लगभग कितना 6% है। समझ गए बात को? तो 60% CO2, 20% CH4, 14% CFC जिसको फ्रियंस कहते हैं, और अन्य गैसें कितनी है? 60% है। ठीक है, तो ये गैसें जो होती हैं ये सब मिलकर पृथ्वी के चारों तरफ क्या करती हैं? एक गैसों का आवरण बना देती हैं, और इसी वजह से क्या होता है, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो जाती है। ठीक, तो इसकी वजह से अब पृथ्वी पर कौन कौन से दुष्प्रभाव उत्पन्न होते हैं इस वैश्विक तापन से, या फिर हम इसको कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग से। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने कुछ यहाँ पर पृथ्वी के सतह पर या जो जो घटनाएं घटित हो रही हैं इसकी वजह से, वैश्विक तापन की वजह से, तुमको हम समझते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या लिख रखा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव से पिछले लास्ट 100 वर्षों में पृथ्वी के तापमान में कितनी वृद्धि हो चुकी है? 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि हुई है। और इससे हुआ क्या है? महासागरों के जल स्तर में 12 से 27 सेंटीमीटर तक वृद्धि हुई है। अब देख समझ सकते हो कि जब पृथ्वी के तापमान में क्या होगी? वृद्धि होगी। पृथ्वी के टेम्परेचर में क्या हुआ? वृद्धि होगी। तो जो ध्रुव है, ध्रुवों पर जो बर्फ़ है ना, वो बर्फ़ क्या होगा बेटा? बर्फ़ पिघलेगा, और बर्फ़ जब पिघलेगा तो क्या होगा? कहाँ मिलेगा? समुद्र में मिलेगा। और समुद्र का जो है जल स्तर, जो है जल स्तर क्या होगा भाई? इंक्रीज़ होगा। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग से या वैश्विक तापन से, तो ध्रुवों पर जो बर्फ़ थी वो पिघलने लग गई और समुद्र में समाहित हो गया, और जब उसका जल स्तर बढ़ गया। और मैंने बताया कि पिछले 100 वर्षों के अंदर, पिछले 100 वर्षों के अंदर तापमान वृद्धि कितनी हुई है? 0.08 डिग्री सेंटीग्रेड। आप समझ सकते हो कि इतनी कम वृद्धि होने से भी जल स्तर में इतनी बड़ी लार्ज क्या होगी? जल स्तर में वृद्धि हुई। ठीक है, अब आगे अनुमान क्या जताया गया उसको भी हम देखते हैं। ठीक है, अनुमान क्या है कि आगामी 2050 तक, अभी चल क्या रहा है 2022, अब समझ सकते हो 2050 तक, 2022 2025 का मतलब ये 28 साल के बाद में अपन समझ सकते हैं कि पृथ्वी की तापमान में कितनी वृद्धि होने की संभावना है? 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक वृद्धि होने की संभावना। अब समझ सकते हो कि 0.08 डिग्री जब वृद्धि हुई थी तो महासागरों के जल स्तर में 12 से 27 सेंटीमीटर तक क्या हुई थी? वृद्धि हुई थी। अब आप समझ सकते हो कि 1.50 से 4.50 डिग्री सेंटीग्रेड तक वृद्धि होगी तो कितना जो है वो जल स्तर बढ़ेगा महासागरों का। ओके, नेक्स्ट देखिए पॉइंट क्या है कि मार्च 2002 में लंदन के वैज्ञानिकों ने सुदूर संवेदन की आंकड़ों के आधार पर बताया है कि अंटार्कटिका की पूर्वी भाग से जुड़ा हुआ एक हिमनद टूट गया। देखो अंटार्कटिका आपको पता है क्या है?
एक तरीका पहले अपन इसको महाद्वीप मानते थे, लेकिन अब इसको वर्तमान समय में तो नहीं मानते। तो वहाँ पर क्या है, बर्फ़ जमी हुई है और उस जो धीरे धीरे क्या होता है, समुद्र की तरफ आ रहा है, और जिसका नाम भी रख दिया वैज्ञानिकों ने, और वो नाम क्या रखा है, लेसिन बी, और जिसकी मोटाई कितनी है 750 फुट और क्षेत्रफल है 1250 वर्ग मील। और इस हिमनद के पिघलने से महासागरों का जो जल स्तर हैं वो 0.5 से 2.5 मीटर तक बढ़ने की संभावना है। अब ये 2002 की बात है, अभी चल रहा है 2022, मतलब आप समझ सकते हो 20 साल पहले की बात है। अब आप समझ सकते हो कि ये जो हिमनद लेसिन बी बताया है वो पृथ्वी की या फिर समुद्र के अंदर कितनी मात्रा में पहुंच चुका होगा, तो नज़दीक पहुंच गया होगा लगभग अब तो। और दूसरा मैंने क्या लिख रखा है कि इस पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होने की वजह से पारिस्थितिक तंत्र में क्या होगा, असंतुलन पैदा होगा, महासागरों के ताप में वृद्धि होगी, वहाँ रहने वाले जीव जंतु जो हैं वो वहाँ वृद्धि नहीं कर पाएंगे, और उनका मतलब जीवन चक्र जो है या फिर जो इसका खाद्य श्रृंखला है उसमें कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र हैं, कौन से तंत्र, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी जो है तंत्र है, इकोसिस्टम है, वो क्या हो जाता है भाई, वो डिस्टर्ब हो जाएगा इस पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होने की वजह से। ओके, अब हम जो नेक्स्ट देखते हैं कि भाई इसको कैसे रोकेंगे अपन। तो ऑफ कोर्स आप सब जानते हैं कि हम पृथ्वी के तापमान को वृद्धि या तो पृथ्वी के तापमान में या ग्रीन हाउस प्रभाव को रोकने के लिए कौन कौन से काम कर सकते हैं। तो उनमें सबसे पहले हम बात कर सकते हैं कि जीवाश्म ईंधन के दहन को कम करना, कोयला है, डीजल है, और इसके स्थान पर कौन सा यूज़ करना, सोलर सेल को यूज़ करना है, पवन ऊर्जा को यूज़ करना है, बायोगैस को यूज़ करना है, इन सब को यूज़ करना। ओके, फिर लिखा है अधिकाधिक क्या करना, वृक्षारोपण करना, बिल्कुल सही बात है। CFC के उत्सर्जन को कम करना, ये भी बिल्कुल सही बात है। पेट्रोल डीजल के स्थान पर CNG और LPG गैस का प्रयोग करना, क्योंकि आप सब जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल को इनके जलने से बहुत सारी CO2 और अन्य गैसें उत्पन्न होती है जो कि पृथ्वी की सतह पर पड़ी रहती हैं, पृथ्वी के वातावरण में पड़ी रहती है ना। तो ये सब फॉलोइंग्स कुछ क्या कहते हैं इसको, रीजंस थे जिसकी वजह से ये सब क्या हो रहा था, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होने से दुष्प्रभाव उत्पन्न हुए, और उसके बाद उसको रोकने के क्या होंगे, उपाय होंगे। ओके, तो अब कुछ मैंने लास्ट में इसके लिए आपको इम्पोर्टेंट टर्म्स बता रखे हैं कि भाई इस ग्रीन हाउस प्रभाव की खोज करने वाला कौन था। तो ग्रीन हाउस प्रभाव की खोज करने सर्वप्रथम 1824 में की थी जोसेफ कुरियर ने, ये ध्यान रखना भाई, ग्रीन हाउस प्रभाव की खोज किसने करी थी, जोसेफ कुरियर ने करी थी। ओके, और इसके कारणों की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे 1858 में जॉन टिंडल थे। ओके, और इस प्रभाव की आंकिक जानकारी मतलब आंकड़े क्या इसने बताए थे, स्वाति आर्यनियस ने बताया। तो 3 वैज्ञानिकों के नाम ध्यान रखना है। जोसेफ कुरियर ने खोज करी, इसके प्रभाव के ये क्यों होता है उसके कारण बताए टिंडल ने, और उसकी आंकिक जानकारी दी स्वाति आर्यनियस ने दी थी। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये सब हम बात किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये तो टॉपिक हमारा ख़त्म हो चुका है। जिस टॉपिक को हम किसके बारे में बात कर रहे थे अभी, ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर हम जो बात करेंगे वो करेंगे अम्लीय वर्षा के बारे में। ठीक है, तब तक शुक्रिया, धन्यवाद।